हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लोग है ना एनएलएम वाला चैप्टर है ना उसके एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप लोगों को एनएलएम वाले चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। स्पेशली एडिशनल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो है ना लास्ट तक देखना चाहिए। एंड बहुत सारे बच्चे है ना एक दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर इतने अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर आप ये वीडियो सारा देखते हो, लास्ट तक पूरे के पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो, तो आप लोगों को है ना बहुत सारी चीज है ना नई सीखने को मिलेगी। मतलब जो आपका अभी एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना उसमें कुछ ना कुछ एडिशन ही होने वाला है। एंड एक और बात यार, मैं वीडियो थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ क्योंकि यार जॉब के बाद में मेरे पास जो टाइम बचता है वो पूरा टाइम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। मैं कोई ना कोई आप लोगों के लिए काम करता ही रहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो एनएलएम वाला चैप्टर है उसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एनएलएम वाले चैप्टर के, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट रहता है कि सर आपका वीडियो थोड़ा लेट क्यों आता है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि मुझे पहले सॉल्यूशन लिखना होता है, फिर रिकॉर्ड करना होता है, एडिटिंग सब कुछ मैं खुद से करता हूँ। एंड जॉब के बाद में आना इतना टाइम एक दिन में बचता नहीं है। एंड आपको भी पता है मैं जॉब नहीं छोड़ सकता क्योंकि पूरी फैमिली जो है ना वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूं कि जॉब के बाद में जितना टाइम बचता है मैं केवल आप लोगों के लिए काम करता रहता हूं। तो आपकी एग्जाम तक जितना मुझसे ट्राई होगा उतना मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लाऊंगा, एक अच्छा क्वालिटी का कंटेंट लेके आऊंगा। अब मैंने जेईई मेन के पीवाईक्यू बनाने का सोचा था, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट ये है कि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना उनके जो क्वेश्चन है ना वो लेके आओ। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एनसीईआरटी के जो हाई वेटेज चैप्टर है जो नीट की एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके मैं आप लोगों के साथ में सॉल्यूशन एग्जाम से पहले लाने का ट्राई करूंगा। तो आप लोग है ना थोड़ा सा जो टाइम कंस्टेंट है ना इसको समझो। तो हम लोग है ना बिना टाइम खराब किए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल है जिसमें क्या दिया गया है, टू आइडेंटिकल बिलबोर्ड बॉल्स स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स and get reflected without any change in its speed as shown in the figure. What is the direction of the force on the wall due to each ball? The ratio of the magnitude of impulse imparted to balls by the walls. तो सबसे पहले तो देखो इस वाले चैप्टर के अंदर है ना इंपल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना बहुत सारे हैं। तो इंपल्स क्या होता है भाई? इंपल्स जो होता है ना वो होता है चेंज इन मोमेंटम, और ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इंपल्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर आपको कभी भी इंपल्स फाइंड आउट करना है तो चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करो एंड उसका मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे केस 1 के अंदर हमें क्या करना है कि जो वॉल है उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो ये बॉल है ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ये इसे स्ट्राइक करके वापस आती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर होगी। तो जो फोर्स लगेगा किसके ऊपर? वॉल के ऊपर, वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होगा। किसका? वॉल का। तो देखो फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी होता है ना। तो ये फोर्स आ जाएगा हमारे पास में। एंड बॉल के ऊपर फोर्स, बॉल यहाँ पे दीवार पे फोर्स लगाएगी, दीवार यहाँ पे बॉल पे फोर्स लगाएगी। तो बॉल का फोर्स कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एफ डब्ल्यू इज इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा पी डब्ल्यू। तो यहाँ पे एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ बी डब्ल्यू। एक्शन रिएक्शन से हम लोग बोल सकते हैं कि अगर बॉल यहाँ पे वॉल पे इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी तो वॉल बॉल के ऊपर इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारे पास में बॉल का डायग्राम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप बोल देंगे, जैसे ये बॉल इनिशियली इधर जा रही है, फाइनली इधर जा रही है, तो ये माइनस यू आई कैप हो जाएगा। तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा? माइनस 2 यू आई कैप आ जाएगा। तो बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा? डेल्टा पी बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉल का चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा यहाँ पे एम डेल्टा वी, दैट इज माइनस एम 2 यू आई कैप। एंड वॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? एक्शन रिएक्शन से उसका उल्टा होगा, बॉल का जो भी है। तो डेल्टा पी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी बी, तो ये आ जाएगा 2 एम यू आई कैप। तो यहाँ पे बॉल का फोर्स कितना आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आ रहा है यहाँ पे माइनस 2 एम यू आई कैप बाय डेल्टा टी। तो ये यहाँ पे माइनस आई कैप के अलोंग फोर्स लग रहा है किस पे? बॉल पे। किसके द्वारा? बॉल के द्वारा। एंड यहाँ पे एफ डब्ल्यू जो वॉल है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? डेल्टा पी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे 2 एम यू आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन बॉल अलोंग माइनस एक्स, फोर्स ऑन वॉल अलोंग प्लस एक्स हमारे पास में आ जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड डायग्राम में। यहाँ पे आना बॉल किसी एंगल पे आ रही है, एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है हॉरिजॉन्टल से। तो ये वाला कंपोनेंट आप लोग निकाल सकते हो, √3 u/2, ये आप लोगों को निकालना आता है। ये वाला कंपोनेंट u/2 आ जाएगा। जब ये बॉल स्ट्राइक होकर वापस आएगी, स्पीड वही रहेगी, तो ये वाला कंपोनेंट √3 u/2 हो जाएगा, ये u/2 हो जाएगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे ये जो बॉल है इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। तो v इनिशियल कितना आ जाएगा? √3/2 u आई कैप, एंड ये नीचे की तरफ है तो माइनस u/2 j कैप। एंड v फाइनल कितना आ जाएगा? माइनस √3/2 u आई कैप माइनस u/2 j कैप। एंड यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकालेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 2 √3 u/2, एंड ये आ जाएगा माइनस √3 u आई कैप। एंड ऐसे ही चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल यहाँ पे माइनस √3 mu आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल मतलब जितना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगा, बॉल अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा किसको? बॉल को। तो ये आ जाएगा प्लस √3 mu अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये
फोर्स आ जाएगा किस पे, बॉल के ऊपर -√3 mu i कैप, ये आ जाएगा फोर्स आ जाएगा बॉल के ऊपर +√3 mu i कैप। तो यहाँ पे फोर्स ऑन बॉल अलोंग -x, फोर्स ऑन बॉल अलोंग +x, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ना सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द इंपल्स ऑफ इम्पार्टेड बाय द बॉल्स बाय द बॉल। ओके, अब यहाँ पे देखो इंपल्स क्या होता है, इंपल्स डेल्टा चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आई ए यहाँ पे फर्स्ट केस में इंपल्स कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल दैट इज 2 mu। आई बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इन सेकंड केस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा पी बी, तो ये कितना आ जाएगा √3 mu। इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2/√3 आएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1.2 हमारे पास में निकल के आता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ 2 मीटर लेंथ फ्रॉम द सीलिंग। A force of 50 Newton in the horizontal direction is applied at the midpoint P as on what is the angle the rope makes with the vertical in equilibrium। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आना हमारे पास में ये एक ब्लॉक है जिसका वेट दिया गया है यहाँ पे 60 न्यूटन, एंड ये वाली लेंथ है ना ये 1 मीटर दी गई है, एंड यहाँ पे ये एंगल थीटा है। तो हम लोग आना इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करना है, एंड इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रखा है 50 न्यूटन का। तो ये देखो यहाँ पे अगर इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे नीचे 60 न्यूटन लग रहा है, एंड ये वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T2 मान लेते हैं, एंड यहाँ पे इस वाली स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1 दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखो इस पे नीचे की तरफ T2 लगेगा, ये T2 ऊपर की तरफ लगेगा। तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में तो T2 की वैल्यू यहाँ पे 60 न्यूटन हो जाएगी। अब देखो ये पॉइंट P है ना, इस वाले डायरेक्शन में 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे T1 फोर्स लग रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन में यहाँ पे T2 फोर्स लग रहा है। तो हम लोग जो T1 है ना इसका ये कंपोनेंट ले लेंगे T1 cos थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा T1 sin थीटा। यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, तो T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 आ जाएगा, T1 cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 60 आ जाएगा T2 के इक्वल। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/6 आएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/6, जो कि ऑलमोस्ट कितना होता है 40 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ये दिया हुआ है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हमें टेंशन बताना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम, इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये वाला ब्लॉक है ना नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ऑब्वियसली ये वाली ट्रॉली इधर जाएगी ए एक्सेलरेशन से। अब देखो इसमें नीचे की तरफ 30 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन है। अब ध्यान से देखो ये वाली जो ट्रॉली है इसका मास कितना है 20 kg, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ यहाँ पे कितना लगेगा 200 न्यूटन लगेगा, एंड इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे कितना लगेगा 8 न्यूटन। अब 8 न्यूटन है ना, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, F के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो एन यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 200 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। तो F के इज इक्वल टू म्यू एन, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, एन यहाँ पे 200 है, तो ये हमारा 8 न्यूटन निकल के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें अगर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स। नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे 30 न्यूटन है ना एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, लेकिन ये 200 न्यूटन है ना एक्सेलरेशन से परपेंडिकुलर है, तो इसका इस मोशन में कोई भी रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो ये 8 न्यूटन है ना, यहाँ पे इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग आ जाएगा 30 - 8 डिवाइडेड बाय 23, तो आ जाएगा 22/23। ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे टेंशन निकालना, तो टेंशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये 3 kg वाला है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा। तो ये मेरे पास में 3 kg वाला ब्लॉक है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ यहाँ पे 30 न्यूटन लग रहा है, एंड ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पे 30 - t इज इक्वल टू 3a, ये इक्वेशन बन जाएगी। एंड इसको अगर आप लोग सोल्व करोगे तो t इज इक्वल टू 27.1 न्यूटन आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जहां पे आना ऐसे डेसिमल में आंसर आता है, लेकिन हो सकता है कि एनटी आना यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करके आपको देख सकते हैं, जहां पे आप लोगों का एब्सोल्यूट जो इंटीजर है ना उसकी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ए सर्कुलर रेस ट्रैक ऑफ रेडियस दिस इज बेंट at an angle 15 degree if the coefficient of friction between the wheels of a car and the road is 0.2, what is the optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to avoid slipping। ये हमें बताना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे एक कार है जो बैंक्ड सर्कुलर जो ट्रैक है ना उसके ऊपर यहाँ पे मोशन कर रही है। देखो इस तरीके से होता है बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक, इस तरीके से होता है जहां पे ये एंगल कितना दिया गया है 15 डिग्री दिया गया है। एंड आप लोगों को आना इसका फॉर्मूला, इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि ऑप्टिमम सेफ स्पीड जो होती है बैंक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर वो v0 इज इक्वल टू √rg/tan थीटा होती है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 300, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री, म्यू यहाँ पे दे रखा है, तो 10-15 डिग्री 0.27 आएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों को एनटीए देता तो वो 10-15 डिग्री की वैल्यू देगा, अगर नहीं देगा तो एंगल वो आप लोगों को 30 डिग्री दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास में सेफ ऑप्टिमम स्पीड आ जाएगी 28.1 मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, मतलब उस स्पीड तक यहाँ पे कोई भी आउटवर्ड स्लाइडिंग नहीं होगी। मतलब जो कार है ना अगर उस स्पीड तक अपनी स्पीड रखती है तो वो इजीली वहां पे आना सर्कुलर टर्न ले लेगी।
तो द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास में वी मैक्सिमम निकल के आएगा 38.1 मीटर पर सेकंड। अब इसी के साथ है ना आप लोगों को ये सी वाला पॉइंट भी बता देता हूँ कि मिनिमम परमिसिबल स्पीड बैंक्ड रोड के ऊपर कितनी होती है, वी मिनिमम आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए। तो ये तीनों फॉर्मूले है ना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन है ना फॉर्मूला बेस्ड, यहाँ पे जो सर्कुलर टर्क बैंकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना उससे पूछता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज अगर आप लोग पुट करोगे तो वी मिनिमम आप लोगों का कितना निकल के आएगा, 14 मीटर पर सेकंड, ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन ए सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, व्हेन एन आयरन सिलेंडर ऑफ मास 25 kg इज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक, द फ्लोर यील्ड्स स्टेडीली एंड ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विथ an acceleration of 0.1 meter per second square. What is the action of the block on the floor बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड? ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ पे पहले केस में जब सिलेंडर नहीं रखते हैं तब उसके ऊपर कितना एक्शन लग रहा है वो बताना है। सिलेंडर रखने के बाद में जब वो पूरा का पूरा अंदर की तरफ धस रहा है तब कितना यहाँ पे रिएक्शन लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो केस 1 के अंदर कोई सिलेंडर नहीं रखा हुआ, ये यहाँ पे हमारे पास में सॉफ्ट फ्लोर है, इसके ऊपर यहाँ पे एक हमारे पास में ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक का मास कितना है, यहाँ पे 2 kg का मास दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो नीचे की तरफ यहाँ पे नॉर्मल कितना लगेगा, सॉरी, तो नीचे की तरफ यहाँ पे कितना mg लगेगा 20 न्यूटन एंड ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। एंड ये सॉफ्ट फ्लोर इस ब्लॉक के ऊपर जितना नॉर्मल लगाएगा उतना ही ये ब्लॉक सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर नीचे की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे mb ब्लॉक का मास 2 kg, यहाँ पे सिलेंडर का मास 25 kg दिया गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ब्लॉक इज एट रेस्ट, इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 20 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। सो दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन द ब्लॉक, ओके, बाय एक्शन रिएक्शन लॉ, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन फ्लोर। ये हम यहाँ पे ब्लॉक फ्लोर के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, 20 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब चलो अब आ जाते हैं हम लोग केस 2 के अंदर, जहां पे हमने क्या किया, ये जो ब्लॉक था ना इसके ऊपर यहाँ पे हमने सिलेंडर रख दिया और इस सिलेंडर का मास यहाँ पे 25 kg है। इसका मतलब ये एक हमारे पास में ब्लॉक बन गया जिसका मास कितना हो गया, 27 kg, 25 प्लस 2 kg। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे सिस्टम की वजह से नीचे की तरफ कितना mg लगेगा, 270 न्यूटन लगेगा। एंड यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ एंड डेस, एंड इसका एक्सेलरेशन ये अब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ इस वाले एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर ये सॉफ्ट फ्लोर इस पूरे सिस्टम के ऊपर एंडेस ऊपर की तरफ लगाएगा तो ये जो पूरा सिस्टम है ये भी पुश करेगा किसको, फ्लोर को नीचे की तरफ, ये एंडेस लगाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी इक्वेशन लिख लेंगे 270 माइनस एंडेस 27 इंटू ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा रहे हैं। एफ नेट क्या हो जाएगा, 270 नीचे की तरफ माइनस एंडेस इस पूरे सिस्टम के ऊपर, एंड इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में एंडेस आ जाएगा 263.7 न्यूटन। यहाँ से आप लोगों को ना कॉन्सेप्ट सीखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंडेस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन फ्लोर एंडेस इज इक्वल टू 263.7 न्यूटन डाउनवर्ड। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये थे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो मुझे लगे कि आप लोगों के साथ में शेयर करने चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, इसमें क्या बोल रहा है, द ड्राइवर ऑफ ए 3 व्हीलर मूविंग विद स्पीड ऑफ दिस सीज ए चाइल्ड स्टैंडिंग in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds just in time to save the child. What is the average retarding force on the vehicle? The mass of the 3-wheeler is 400 kg and the mass of the driver is 65 kg. Okay, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर देखेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे 10 मीटर पर सेकंड। टी यहाँ पे कितने टाइम में रुक जाता है, 4 सेकंड में। MW मास ऑफ व्हीकल यहाँ पे कितना दिया गया है, 400 kg, मास ऑफ ड्राइवर कितना दिया गया, 65 kg। ओके, तो यहाँ पे है ना बेसिकली क्या कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे है, तो टोटल मास कितना हो गया पूरे सिस्टम का, मतलब यहाँ पे व्हीकल प्लस ड्राइवर दोनों का मिला के मास कितना हो जाएगा, 465 kg हो जाएगा। ठीक है, एंड इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। एंड यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे ये वाली सिचुएशन है। अब इसी टाइम पे आना ये ब्रेक लगाता है तो इस पे आना पीछे की तरफ क्या आता है, रिटार्डेशन आता है, एंड इसकी वजह से ये आना यहाँ पे रुक जाता है, कितने टाइम बाद में, 4 सेकंड के बाद में रुक जाता है। तो हमें बताना है कि कितना एवरेज फोर्स निकाला। अगर कैसे भी करके हमारे पास में ये एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम लोग एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं। एफ एवरेज इज इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम ए कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, तो हम लोग वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस एटी करेंगे। तो वी फाइनल तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस वी इनिशियल बाई टी, तो यहाँ पे -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव आने का मतलब है कि ये रिटार्डेशन है। अब देखो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एफ इज इक्वल टू -1162.5 न्यूटन हमारे पास में निकल जाएगा। एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोर्स है ना ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब देखो
इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए रॉकेट विथ ए लिफ्ट ऑफ मास दिस is blasted upward with an initial acceleration of this, calculate the initial thrust of the blast। अब देखो रॉकेट वाली चीज आना आप लोगों को पता होगी कि रॉकेट जब ऊपर वाली डायरेक्शन में मोशन करती है तो उसके ऊपर थर्स्ट ऊपर की तरफ लगता है, नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगता है mg, एंड इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है, a एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा एंड इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, ft माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे ft इज इक्वल टू mg प्लस ma, यहाँ पे mg प्लस a ये सब वैल्यू दी गई है, थर्स्ट फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 3 लाख न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, 3 × 10⁵ न्यूटन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विथ ए कांस्टेंट स्पीड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स दिस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ फॉर t इज इक्वल टू 30 सेकंड। मतलब ये फोर्स जो लग रहा है ना साउथ की तरफ, ये t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 30 सेकंड तक लग रहा है, ठीक है। टेक द इंस्टेंट the force is applied to be t is equal to 0, the position of the body at the time to be x is equal to 0, predict its position at t is equal to -5 सेकंड, 25 सेकंड एंड 100 सेकंड। एंड ये वाला क्वेश्चन है ना बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोग है ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ना बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में है ना एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि t is equal to 0 पे उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एंड t is equal to 0 पे उस पे है ना साउथ की डायरेक्शन में है ना फोर्स लगना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन स्टार्ट एक्टिंग एट t is equal to 0। देखो यहाँ पे है ना x is equal to 0 पे ये पार्टिकल है, ये इसकी वेलोसिटी है ना नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, नॉर्थ ऊपर की तरफ होगा, साउथ नीचे की तरफ होगा, एंड ये कितना है 10 मीटर पर सेकंड, एंड इसी पॉइंट पे यहाँ पे नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर ये 20 कहां से आया, देखो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है साउथ की डायरेक्शन में 8 न्यूटन लग रहा है डिवाइडेड बाय मास, तो यहाँ पे -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यहाँ पे बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी इधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा। अब देखो बोला t इज इक्वल टू -5 सेकंड। अब आप बोलोगे सर टाइम तो कभी नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे t इज इक्वल टू -5 सेकंड का मतलब ये है कि जब एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हुआ, ध्यान से समझना, एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हुआ उससे 5 सेकंड पहले इसकी क्या पोजीशन थी, मेरी बात समझ में आ गई। तो एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 पे, उससे पहले ये बॉडी है ना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन करती है। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी यहाँ पे कहीं पे है ना, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ पे कितने टाइम में पहुंच जाएगा, 5 सेकंड में पहुंचना है ना, तो कितनी डिस्टेंस कवर किया 10 × 5, तो यहाँ पे 50। इसका मतलब अगर ये पोजीशन 0 है एंड ये वाली डिस्टेंस 50 है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन आना यहाँ पे -5 मीटर, -50 मीटर हमारे पास में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रॉम t इज इक्वल टू -5 सेकंड टू t इज इक्वल टू 0, बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, x इज इक्वल टू 50 मीटर हमारे पास में आ जाएगा। पोजीशन ऑफ द बॉडी x इज इक्वल टू -50 मीटर हमारे पास में आ जाएगा। अब बात कर रहा है t इज इक्वल टू 25 पे, t इज इक्वल टू 25 पे इसकी क्या पोजीशन है, तो फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 25 यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी है, 30 सेकंड तक उसके पास में एक्सेलरेशन होता है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब साउथ की तरफ उसके पास में एक्सेलरेशन होता है। 30 सेकंड के बाद में बॉडी अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन करेगी, क्योंकि 30 सेकंड पे फोर्स जो है ना वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू -600 मीटर हमारे पास में निकल के आता है। तो मतलब t इज इक्वल टू 25 सेकंड पे इसकी पोजीशन कितनी है, x इज इक्वल टू -600 मीटर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो थर्ड पार्ट है ना, जहां पे हमें t इज इक्वल टू अब जो थर्ड जहां पे t इज इक्वल टू 100 सेकंड पे हमें आना उसकी पोजीशन बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 100 सेकंड, मैंने बोला कि 30 सेकंड तक उसके पास में एक्सेलरेशन है साउथ की डायरेक्शन में, उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो हम लोग है ना यहाँ पे निकालेंगे कि 30 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 30 सेकंड, आफ्टर दैट बॉडी विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय द बॉडी एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड। मतलब t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे बॉडी जो भी वेलोसिटी अचीव कर लेगी, उसी वेलोसिटी से t इज इक्वल टू 30 सेकंड से t इज इक्वल टू 100 सेकंड के बीच में वो चलेगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 30 सेकंड निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, a यहाँ पे नेगेटिव है, तो v इज इक्वल टू 10 -30 इंटू t, 30 यहाँ पे क्या है टाइम, तो ये v इज इक्वल टू आ जाएगा -590 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा। मतलब t इज इक्वल टू 30 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी इतनी है, नीचे की तरफ है, मतलब साउथ की तरफ है, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव मानी है ना, ठीक है। पोजीशन एट t इज इक्वल टू 100, तो t इज इक्वल टू 100 की पोजीशन कैसे निकालेंगे। देखो पहले तो 30 सेकंड में ये वाली पोजीशन, क्योंकि वहां पे बॉडी के पास में साउथ डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, उसके बाद में कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -590 इंटू 7। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज ये यहाँ पे आ जाएगा, एंड ये यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा
50,000 मीटर और माइनस 50 किलोमीटर। ओके, ये 70 क्यों लिखा है? क्योंकि t इज इक्वल टू 30 से t इज इक्वल टू 100 तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, एंड वो कांस्टेंट स्पीड है इतनी नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलो अब इसके बाद में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। इसमें क्या दिया गया है? ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, accelerate uniformly with this at t is equal to 10 second, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck 6 meter high. What are the velocity and acceleration of the stone at t is equal to 11 second? अब देखो यहाँ पे t is equal to 0 पे हमारे पास में ये एक ट्रक है, एंड यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। ये ट्रक इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 दी गई है, तो t is equal to 10 सेकंड पे सबसे पहले बात तो इस ट्रक की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब देखो t is equal to 10 सेकंड पे ये जो पर्सन है यहाँ पे, ये एक स्टोन को ड्रॉप करता है। तो देखो इस ऐसे मान लेते हैं कि t is equal to 10 सेकंड के ऊपर ये जो ट्रक है इसने v वेलोसिटी अचीव कर ली, तो जब ये पर्सन इसके ऊपर खड़ा हुआ है उस पर्सन की वेलोसिटी भी v होगी, एंड ये पर्सन यहाँ पे जो इस स्टोन को ड्रॉप करेगा इस स्टोन की वेलोसिटी भी कितनी होगी? v होगी। अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एंड ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे, ये हाइट कितनी दे रखी है ग्राउंड से? 6 मीटर क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले तो हम लोग वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर 10 सेकंड निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। ओके, when stone is dropped by person at t is equal to 10 second, it will have same horizontal velocity। मतलब यहाँ पे स्टोन की horizontal velocity कितनी होगी? यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब देखो इनिशियली स्टोन के पास में इधर 20 मीटर पर सेकंड है। अब देखो ये वाला t is equal to 10 सेकंड पे इसको ड्रॉप करते हैं। मान लेते हैं कि अगले 1 सेकंड में, अगला 1 सेकंड मतलब जो मोशन है उसका t is equal to 11 सेकंड। तो 11 सेकंड पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये वर्टिकल वेलोसिटी है। तो बेसिकली एक तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, कहां से? 6 मीटर हाइट से। तो यहाँ पे vx कितना है? 20 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट रहेगा। आप लोगों को पता होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल डायरेक्शन की चेंज होती है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब इस स्टोन को ड्रॉप किया तब ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ax 0 है, ay माइनस g है। तो आफ्टर 1 सेकंड ऑफ ड्रॉप vx इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन vy निकाल लेंगे, uy माइनस gt माइनस 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड, एंड ये यहाँ पे कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग ना ये स्पीड निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? रूट 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है 20 एंड 10, इनका रिजल्टेंट हमें यहाँ पे निकालना है। तो ये आ जाएगा 22.36 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, उसके ऊपर केवल ग्रेविटी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? माइनस g, उसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है ए बॉब ऑफ मास दिस hung from the ceiling of a room by a string 2 meter long is set into oscillation. The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bob if the string is cut when the bob is at one of the extreme position and at its mean position? अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। अब देखो ये हमारे पास में ना एक बॉब है जो यहाँ पे क्या कर रहा है? ओसिलेशन कर रहा है। अब एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब जैसे यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड दे दी। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आना जो बॉब है ना वो रुक जाता है। जैसे ये यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, ये रुक जाएगा, एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। एंड जैसे इस स्ट्रिंग को कट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला जो बॉब है नीचे की तरफ गिर जाएगा यहाँ पे। ओके, ये इसकी वेलोसिटी 0 है, तो एक तरीके से हम लोग है ना इसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे नीचे की तरफ गिर जाएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी। सो बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर देखो यहाँ पे ये तो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन पे इसके पास में वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं यहाँ पे इस स्ट्रिंग को कट करूंगा ना, तो क्या होगा? यहाँ पे ये है ना इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे की तरफ गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका, एंड पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक। आपको पता है कि हर प्रोजेक्टाइल मोशन, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, उसका पाथ है ना कैसा होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है कि ए मैन ऑफ 70 kg स्टैंड्स ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट व्हिच इज मूविंग अपवर्ड विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड दिस। ओके, एंड यहाँ पे 4 केसेस दे रखे हैं। पहले में यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरे में अपवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड सी वाले में यहाँ पे अपवर्ड एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डी वाले में यहाँ पे फ्री फॉल कर रहा है, मतलब एकदम से ऐसे समझो कि लिफ्ट की केबल टूट गई तो एकदम से फ्री फॉल करेगा। अब देखो पहले केस के अंदर, ए वाले केस के अंदर एक्सेलरेशन 0 है, तो W इज इक्वल टू mg प्लस 0 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू 700 न्यूटन हमारे पास में क्या आएगा? वेट आएगा। देखो ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है। ये तो आप लोगों को पता होगा ना कि इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है, नीचे की तरफ यहाँ पे mg लगता है, एंड इसका एक्सेलरेशन a ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 है, तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे n माइनस mg इज इक्वल टू ma। ओके, ये सब लोगों को पता होता है। तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आएगी? रीडिंग क्या होगी? यहाँ पे जितना वेट आया, वेइंग मशीन जितना वेट आया डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10।
इस तरीके से रीडिंग हम लोग निकालते हैं। तो ये आप लोगों को रीडिंग लिखना आना चाहिए कि आप लोगों को ना वेट की वैल्यू निकालनी है और उसको 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब वेट कितना आएगा, जितना नॉर्मल होगा। वेइंग मशीन है ना नॉर्मल को रीड करती है, वेइंग मशीन किसको रीड करती है, नॉर्मल को। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखो ये लिफ्ट अगर नीचे की तरफ जा रही है, ओके, तो हमारा W इज इक्वल टू, अब इसके पास में एक्सेलरेशन है तो W G माइनस ए हो जाएगा। पहले केस में है ना एक्सेलरेशन 0 है। अब यहाँ पे W कितना आ जाएगा, यहाँ पे 350 न्यूटन आ जाएगा। रीडिंग कितनी आ जाएगी, 350 डिवाइडेड बाय 10, 35 केजी आ जाएगी। इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में, यहाँ पे लिफ्ट ऊपर की तरफ के एक्सेलरेशन से जा रही है तो G इफेक्टिव यहाँ पे G प्लस ए हो जाएगा। तो W आ जाएगा mg प्लस ए, ये आ जाएगा यहाँ पे 1050 न्यूटन एंड रीडिंग यहाँ पे कितने आ जाएगी 105 केजी। एंड इस वाले केस के अंदर आना ये फ्री फॉल कर रहा है, मतलब इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसमें वेट 0 आएगा तो रीडिंग भी यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे shows the position time graph of the particle this what is the force on the particle at t less than 0, t greater than 4 and t between 0 and 4, impulse at t is equal to 0 and t is equal to 4 we have to find। तो देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया है, t लेस देन 0 के लिए ग्राफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है along this t एक्सिस, देन यहाँ पे कुछ स्लोप के साथ में, देन अगेन स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगी 0। अब देखो ये xt ग्राफ है, अगर यहाँ पे स्लोप 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है 0, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट के अंदर है। यहाँ पे कुछ स्लोप है, इसका मतलब हमें वेलोसिटी होती है dx by dt एंड ये स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब यहाँ पे 0 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में पार्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है। तो t लेस देन 0 पे यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, डिस्प्लेसमेंट 0, पार्टिकल रेस्ट में है तो एफ नेट पार्टिकल पे कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। पार्टिकल का मास यहाँ पे 4 kg दिया गया है। t ग्रेटर देन, ये t ग्रेटर देन 4 आएगा ना, एक मिनट, t ग्रेटर देन 4 के ऊपर यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे t ग्रेटर देन 4 के ऊपर ये पोजीशन कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट में है तो एफ नेट पार्टिकल पे कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। एंड यहाँ पे 0 एंड 4 के बीच में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू dx by dt, ये आप लोगों को पता है स्लोप है ना, xt ग्राफ की स्लोप ही हमारी वेलोसिटी होती है, तो v इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड आएगा। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा तो एफ नेट यहाँ पे कितना आएगा, 0। मतलब तीनों ही केसेस पे ना पार्टिकल के ऊपर एफ नेट 0 लग रहा है। अब सवाल आ जाता है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, इंपल्स t इज इक्वल टू 0। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी v इनिशियल कितना है, 0। अब 0 सेकंड के बाद में पार्टिकल यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो v फाइनल कितना है, 3/4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब t इज इक्वल टू 4 की बात कर लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 4 पे 4 सेकंड के बाद में आना पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, लेकिन उससे पहले पार्टिकल यहाँ पे v इनिशियल इज इक्वल टू 3/4 से मोशन कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड इंपल्स निकालना है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो I1 डेल्टा P1 m v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो यहाँ पे v इनिशियल तो 0 है, v फाइनल 3/4 है, तो I1 आ जाएगा 3 kg मीटर पर सेकंड हमारे पास में आ जाएगा। I2 t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे I2 इज इक्वल टू डेल्टा P2 m v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल यहाँ पे 0 है, v इनिशियल कितना हो जाएगा 3/4, तो ये I2 इज इक्वल टू माइनस 3 kg मीटर पर सेकंड हमारे पास में निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 बॉडीज ऑफ मास 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string. A horizontal force F is equal to 600 Newton is applied first on A then B along the direction of the string. What is the tension in the string in each case? हमें each string के अंदर, each case के अंदर यहाँ पे टेंशन बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती कर देंगे कि सर है ना यहाँ पे ये सिस्टम है, चाहे हम लोग ए पे फोर्स लगाएं चाहे बी पे फोर्स लगाएं क्या फर्क पड़ता है, टेंशन तो सेम ही आने वाला है। लेकिन यही चीज आप लोगों को समझना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम आएगा, लेकिन टेंशन आना स्ट्रिंग के अंदर दोनों केसेस में सेम नहीं आएगा। तो देखो ये हमारे पास में ए ब्लॉक है, ये हमारे पास में बी ब्लॉक है, इसका मास 20 है, इसका मास यहाँ पे 10 kg है, एंड इनके बीच में एक स्ट्रिंग है, तो ये वाला टेंशन हम लोग T1 मान लेते हैं, ये वाला T1 है, एंड यहाँ पे ए के ऊपर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 600 न्यूटन लगा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है इसका एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे ए है। तो देखो T1 ये दोनों तो इक्वल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, नेट फोर्स 600 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ब्लॉक 30, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे ये टेंशन T1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लूंगा फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, या बी का बना लो, ए का बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बी का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू MB A1, ओके, ये B है हमारे पास में, इसके ऊपर इस वाले डायरेक्शन में T1 फोर्स लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन कितना है, A1 है, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब हम लोग इस B के ऊपर लगा रहे हैं 600 न्यूटन, यहाँ पे टेंशन हमने T2 मान लिया, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 600 बाय 30 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन सेम आएगा। अब मुझे T2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस A के फ्री बॉडी डायग्राम से निकाल सकता हूँ। A हमारे पास में है इस वाले डायरेक्शन में, यहाँ पे T2 लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे A2, तो T2 इज इक्वल टू MA A2, तो ये कितना आ जाएगा 200 न्यूटन हमारे पास में निकल के आएगा, ठीक है। सो हियर एक्सेलरेशन विल बी सेम इन बोथ द केसेस बट टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है,
two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of light in extensible string frictionless pulley. Find the acceleration of the masses एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखो ये पुली ब्लॉक सिस्टम सब लोगों को पता है, ये 12 kg का मास है, ये 8 kg का मास है, तो इस वाले डायरेक्शन में 120 लगेगा, यहाँ पे 80 न्यूटन लगेगा। ये टेंशन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे देखो ये 120 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ये 80 एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग आ जाएगा 120 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 20 यहाँ पे टोटल मास ऑफ द ब्लॉक्स है। अब आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पे टेंशन को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्सेस है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें टेंशन निकालना है, टेंशन निकालने के लिए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे 8 kg का, तो कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ 80 लग रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे? टेंशन माइनस 80 इज इक्वल टू 8 इंटू ए। तो टेंशन आ जाएगा यहाँ पे 80 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 96 न्यूटन हमारे पास में निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 बिलियर्ड बॉल्स each of mass this moving in opposite direction with speed this collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to other ball? तो है ना, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। यहाँ पे बॉल की बात करिए, अगर मुझे बॉल 1 है, बॉल 2 है मेरे पास में, बॉल 1 पे निकालना तो मैं बॉल 1 का चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा, बॉल 2 का इंपल्स निकालना तो मैं बॉल 2 का चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा। अब देखो इनिशियल केस 1 में इनिशियली क्या हो रहा है? ये दोनों इधर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी 6 मीटर पर सेकंड है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। कोलिजन के बाद में क्या होगा? ये इस वाले डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगी बॉल 1, एंड ये इस वाले डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर मैं बॉल 1 के पूरे सिनेरियो की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में है, एंड फाइनल वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में है। तो हम लोग है ना यहाँ पे I1 कैसे करेंगे? m v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v1 माइनस u1 है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये आ जाएगा 0.05 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये I1 आ जाएगा माइनस 0.6 kg मीटर बाई सेकंड। दिस इज द इंपल्स ऑफ बॉल 1। इन द सेम वे हम लोग है ना यहाँ पे इंपल्स ऑफ बॉल 2 निकाल लेते हैं। इसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे +6 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे -6 है। ऐसे सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में I2 कितना निकल के आएगा? प्लस 0.6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है? ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट ए बॉल by an angle 45 degree without changing its initial speed which is equal to this. What is the impulse imparted to the ball? Again impulse निकालना है। बॉल का impulse क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो। ओके, तो इंपल्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। बॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग जो बॉल का है ना उसका मोमेंटम लेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो v यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो ये कितना है? 15 मीटर पर सेकंड। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो इनिशियली ये बॉल इस वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रही है। अब यहाँ पे है ना ये वाला एंगल इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है? इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये वाला एंगल 45 डिग्री है। तो यहाँ पे बॉल आई, ये जो बैट है यहाँ पे, इस बैट ने यहाँ पे इसको मोड़ दिया इस वाले डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल पे, तो ये फाइनल वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में आएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं 15 आई कैप। अब देखो फाइनल वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में है v फाइनल, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये वाला 45 है तो ये v फाइनल बाई √2 हो जाएगा, ये v फाइनल बाई √2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे v फाइनल वेक्टर लिख लेते हैं -15 बाई √2 आई कैप माइनस 15 बाई √2 जे कैप। अब हमें इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स निकालने के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? m v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो यहाँ पे i वेक्टर इज इक्वल टू m, ये है 0.15, यहाँ पे v फाइनल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, माइनस v इनिशियल की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे i वेक्टर हमारे पास में आना इतना निकल के आ जाएगा i वेक्टर। यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, ये यहाँ पे अंदर वेक्टर की फॉर्म में है। एंड आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों को निकालना आना चाहिए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो फाइनली आप लोगों के पास में आंसर निकल के आएगा 4.16 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो अगेन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एनटीए इस टाइप का आंसर आप लोगों को जो बुक है उसके अंदर दे रखा है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको आना न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस तरीके से देगा जहां पे आप लोग बहुत इजीली उसका आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को आना कॉन्सेप्ट पे फोकस करने की जरूरत है कि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बोल रही है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए स्टोन ऑफ मास दिस टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज व्हील्ड राउंड इन ए सर्किल of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be wheeled around the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक स्टोन है, इसको हम लोग है ना यहाँ पे गोल गोल घुमा रहे हैं सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से। तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी मान लेते हैं? v मान लेते हैं। अब देखो जब इस क्वेश्चन में बोला गया कि जब v की वैल्यू यहाँ पे 1.5 मीटर विथ
अच्छा, ये यहाँ पे ना एंगुलर वेलोसिटी दी गई है, तो ओमेगा यहाँ पे 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है, तो इसको हम लोग रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। देखो रिवॉल्यूशन ये 2 पाई रेडियन, 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई रेडियन होता है, मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकंड। ये आपको है ना रिवॉल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों को निकालना आना चाहिए, क्योंकि रेडियन पर सेकंड ओमेगा की एसआई यूनिट होती है। तो यहाँ पे देखो इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, एंड इस वाले डायरेक्शन में है ना बाहर की तरफ क्या लिख सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, एम ओमेगा स्क्वायर आर लेंथ रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पे कितनी दे रखी है, एल, है ना। ये इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एल है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, तो हमारे पास में टेंशन आ जाएगा 6.57 न्यूटन। अब बोल रहा है कि ओमेगा कितना हो सकता है अगर जो स्ट्रिंग है ना उसका मैक्सिमम टेंशन 200 न्यूटन है, मतलब 200 न्यूटन से अगर टेंशन बढ़ जाएगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो यहाँ पे टी मैक्स इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाई एल। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओके मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, रूट टी मैक्सिमम एल बाई एम। सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे तो आप लोगों के पास में वी मैक्स आ जाएगा 34.64 मीटर पर सेकंड। ये आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये थे पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल्स। अब हम लोग है ना यहाँ पे एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो डिस्कस करने जा रहे हैं एनएलएम वाले चैप्टर के। चलो, अब हमारे सामने एडिशनल एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या दिया गया है, सोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास, दिस सजेस्ट ए सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट for this motion. What is the time between two consecutive impulses received by the body? What is the magnitude of the each impulse? हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 0 से मोशन स्टार्ट होता है, x इज इक्वल टू 0 पे, एंड मोशन पार्टिकल यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 तक जाता है। फिर उसके बाद में अपने डायरेक्शन चेंज करके पार्टिकल, देखो ये xt ग्राफ है, xt ग्राफ है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव होगी। तो ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल यहाँ पे लाइक रीबाउंड वाला मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे है ना x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल स्टार्ट करता है, फिर x इज इक्वल टू 2 से जाता है, फिर वापस x इज इक्वल टू 0 पे आ जाता है, फिर वापस x इज इक्वल टू 2 पे आ जाता है। तो हम लोग है ना यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास में दो बॉल हैं, एक बॉल यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे है एंड एक बॉल यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पे है। तो बॉल जो है ना, ये वाली जो बॉल है यहाँ पे, ये इन दोनों बॉल के बीच में है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मोशन कर रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मास दिया गया है, वेलोसिटी यहाँ पे होती है, xt जो ग्राफ होता है ना उसकी स्लोप होती है। तो ए बॉल रिबाउंडिंग बिटवीन टू वॉल्स लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विथ कांस्टेंट स्पीड एंड आफ्टर एवरी 2 सेकंड इट्स वेलोसिटी डायरेक्शन चेंजेस। अब यहाँ से यहाँ तक स्लोप सेम है, यहाँ पे स्लोप चेंज होती है यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ऐसे स्लोप अगेन चेंज होगी यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे, फिर t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। सो आफ्टर एवरी 2 सेकंड यहाँ पे स्लोप चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स हमें यहाँ पे बताना है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा यू पी हो जाएगा यहाँ पे -mu। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास में है ना ये वाली जो बॉल है ना वो इधर जाती है, तो इसकी इनिशियल जो मोमेंटम mu होगा, जब ये टकरा के वापस आएगी तो फाइनल मोमेंटम mu होगा। अब देखो ये वाला mu नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2mu, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास में निकल के आएगा। एंड ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे बॉल इधर जा रही है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉल वापस आ रही है, फिर t इज इक्वल टू 4 पे बॉल इधर जा रही है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, फिगर शोज ए मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ए हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट that is accelerated with 1 meter per second square. What is the net force on the man if the coefficient of the static friction between the man shoes and the belt is 0.2? Up to what acceleration of the belt can man continue to be stationary relative to the belt? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला बेल्ट है ना इधर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से जा रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पर्सन है ना, ये बेल्ट के रेस्पेक्ट में किसमें है, रेस्ट में है। अगर पर्सन बेल्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है एंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेल्ट का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये जो मैन है इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी गई है एंड जो पर्सन है उसका मास 65 केजी दिया गया है। मैन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, सो मैन इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि बेल्ट खुद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एफ नेट ऑन मैन इज इक्वल टू ma लगेगा,
तो यहाँ पे F net इज इक्वल टू ma, तो 65 into 1 दैट इज इक्वल टू 65 न्यूटन हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैन का एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड एक्सेलरेशन जो होता है वो नेट फोर्स की वजह से होता है, तो F net यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड बेल्ट अगर हमें निकालना है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन होता है, एन की वैल्यू यहाँ पे 650 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा, नीचे की तरफ इस पर्सन का mg लगेगा, तो यहाँ पे FL इज इक्वल टू 130, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 130 न्यूटन निकल के आ जाएगी। मैन विल बी स्टेशनरी ऑन बेल्ट टिल, ये स्टेशनरी है यहाँ पे, ओके। तो जो पर्सन है ना वो स्टेशनरी रहेगा किसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर, कब तक, जब एम ए मैक्सिमम। अब देखो ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बेल्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर मान लेते हैं कि इस बेल्ट का एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम है, तो इस पर्सन पे पीछे की तरफ यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर ये स्यूडो फोर्स लिमिटिंग को बैलेंस कर रहा है तो यहाँ पे पर्सन तब तक स्टेशनरी रहेगा, लेकिन जैसे ही ये स्यूडो फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो जाएगा उसके बाद में पर्सन यहाँ पे स्टेशनरी नहीं रहेगा, तो एम ए मैक्सिमम इज इक्वल टू एफ ए एल, 65 ए मैक्स इज इक्वल टू 130, ए मैक्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ए हेलीकॉप्टर ऑफ मास दिस राइजेस विद ए वर्टिकल एक्सेलरेशन दिस, द क्रू एंड द पैसेंजर वेट दिस 300 kg, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे उसके अंदर पैसेंजर एंड क्रू मेंबर है, उसका मास यहाँ पे 300 kg है, हेलीकॉप्टर का मास 1000 kg है, एंड उसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे हेलीकॉप्टर का 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले केस में पूछा है फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू मेंबर एंड पैसेंजर। जैसे मान लो ये यहाँ पे है ना क्रू मेंबर बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब ये जो है ना पैसेंजर क्रू मेंबर दोनों एक ही कंसीडर कर लेते हैं, एंड इन दोनों का मास कितना 300 न्यूटन। तो ये जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर पे हेलीकॉप्टर का जो फ्लोर है ऊपर की तरफ कितना नॉर्मल लगाएगा, इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, m पैसेंजर इनटू g, एंड जितना नॉर्मल हेलीकॉप्टर का फ्लोर पैसेंजर पे ऊपर की तरफ लगाएगा उतना ही नॉर्मल पैसेंजर जो है वो हेलीकॉप्टर के फ्लोर पे नीचे की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे पैसेंजर एंड क्रू मेंबर का मास यहाँ पे mp दिया गया है, तो हम लोग है ना इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एंड ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना ये ऊपर की तरफ कितने एक्सेलरेशन से 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, हेलीकॉप्टर का पार्ट है। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे n माइनस mpg इज इक्वल टू mpah, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास में, n की वैल्यू आ जाएगी 7500 न्यूटन हमारे पास में निकल के आ जाएगी, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू मेंबर इज इक्वल टू 7500 न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया एक्शन ऑफ द रोटर ऑफ द हेलीकॉप्टर ऑन द सराउंडिंग एयर, कि हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर को कितना पुश कर रहा है, किस नॉर्मल के साथ में पुश कर रहा है। तो हमें पता है कि ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ रहा है, इस हेलीकॉप्टर के पास में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कहां से आया कि ये वाला जो हेलीकॉप्टर है ये यहाँ पे इसकी सराउंडिंग एयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा एन एयर से, एंड उतना ही सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शन एयर हेलीकॉप्टर पे ऊपर की तरफ लगा रही होगी। यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गया, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर एयर को नीचे की तरफ पुश कर रहा है एन एयर से, एंड इन द सेम वे एयर अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिएक्शन लॉ एयर इस हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ पुश करेगी एन एयर से। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ द हेलीकॉप्टर प्लस क्रू मेंबर कितना हो जाएगा 1300 kg हो जाएगा। तो यहाँ पे एन एयर अगर हेलीकॉप्टर की इक्वेशन लिखूं, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है एन एयर माइनस 1300 g, ओके, क्योंकि मास यहाँ पे 1300 kg है, इनटू इज इक्वल टू यहाँ पे एम ए आ जाएगा, m कितना है 1300 kg। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करोगे एन एयर आप लोगों के पास में आ जाएगा 32,500 न्यूटन आप लोगों के पास में निकल के आ जाएगा। तो एक्शन ऑफ हेलीकॉप्टर ऑन सराउंडिंग एयर, दिस इज द एक्शन, एंड जितना हेलीकॉप्टर सराउंडिंग एयर पे लगाएगा उतना ही एयर किस पे लगाएगी, हेलीकॉप्टर पे लगाएगी 32,500, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड दिस गसेस आउट ऑफ ए ट्यूब, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, हिट्स ए वर्टिकल वॉल नियरली, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द इंपैक्ट वाटर एज्यूमिंग इट डज नॉट रिबाउंड, मतलब पानी यहाँ पे गिरने के बाद में रिबाउंड नहीं हो रहा। तो जैसे आना व्हेन वाटर डज नॉट रिबाउंड, तो यहाँ पे हमारे पास में पानी है, पाइप है, इससे पानी बाहर आ रहा है, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे dm/dt क्या है, मास फ्लो रेट है, एंड यहाँ पे ये वॉल हमारे पास में है। अब ये पानी इस वॉल को हिट करता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे फैल जाता है, ऐसे ये रिबाउंड नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस केस में आप लोगों को ना फॉर्मूले पता होना चाहिए। मास फ्लो रेट जो होता है dm/dt, इसकी वैल्यू होती है रो एवी, रो यहाँ पे पानी की डेंसिटी है या लिक्विड की डेंसिटी है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, v यहाँ पे स्पीड है, एंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू v dm/dt होता है। जब मास वेरिएबल होता है तो फोर्स होता है v dm/dt, तो यहाँ पे रो एवी स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा। एंड पावर सप्लाइड बाई पाइप, पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स इनटू v, v यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा रो ए वी क्यूब। तो ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। dm/dt होता है रो ए वी, फोर्स होता है रो ए वी स्क्वायर, पावर होता है रो ए वी क्यूब। तो यहाँ पे फोर्स रो ए वी स्क्वायर हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट करोगे तो फोर्स आप लोगों के पास में आ जाएगा 2250 न्यूटन हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन वाटर रिबाउंड्स बैक, अब देखो ये वाटर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाटर जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से आना यहाँ पे रिबाउंड कर रहा है, उस केस में फोर्स एक्सर्टेड होता है 2 टाइम्स ऑफ रो ए वी स्क्वायर, जो ऊपर आया ना रो ए वी स्क्वायर उसका 2 टाइम्स हमें करना है। तो ये वाला रिजल्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इसमें क्या दिया गया यहाँ पे,
10 1 rupee coins are put on top of each other on a table. Each coin has a mass m. Give the magnitude and direction of the force on the seventh coin counted from the bottom due to all the coins. तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास में ना 10 कॉइन लिखे हुए हैं, ग्राउंड से हमें 1 2 3 करना है एंड ये 10 है यहाँ पे। अब देखो सेवंथ कॉइन के ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो देखो सेवंथ कॉइन के ऊपर ये टोटल मास कितना है 3m मास है, तो कितना लग जाएगा 3mg लग जाएगा। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, तो फोर्स ऑन द सेवंथ कॉइन बाय द एट्थ कॉइन। तो यहाँ पे देखो ये वाला सेवंथ कॉइन है, इसके ऊपर एट्थ कॉइन आना, इसके ऊपर कितना नॉर्मल लगाएगा, तो यहाँ पे ये एट्थ कॉइन उतना ही नॉर्मल लगाएगा ना जितना इसके ऊपर मास रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये n7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3mg। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय एट्थ कॉइन विल बी व्हाट 3mg। अब यहाँ पे बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवंथ कॉइन, तो यहाँ पे ये सिक्स कॉइन है, इसके ऊपर टोटल कितने मास रखे हुए हैं, यहाँ पे 4 मास रखे हुए हैं, 4m मास रखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n6 इज इक्वल टू 4mg। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सिक्स्थ कॉइन ऑन सेवंथ कॉइन इज इक्वल टू 4mg। तो ये वाला क्वेश्चन है ना आपको सोल्व करना आना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। ये वाला क्वेश्चन है ना, इसका मैंने शॉर्ट भी डाला था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए ब्लॉक ऑफ मास दिस 25 kg is raised by a 50 kg man in two different ways. What is the action on the floor by the man in the two cases? If the floor yield to a normal of 700 Newton, which mode should the man adopt to lift the block without the floor yield? मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे जो फ्लोर है ना वो मैक्सिमम है ना कितना नॉर्मल सहन कर सकता है 700 न्यूटन। अगर नॉर्मल की वैल्यू इसको एक्सीड करेगी तो यहाँ पे आना सिस्टम आना कोलैप्स कर जाएगा, फ्लोर कोलैप्स कर जाएगा। तो मैक्सिमम नॉर्मल फोर्स द फ्लोर कैन सस्टेन दैट इज 700 न्यूटन। अब देखो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस में ये जो पर्सन है इसका मास 50 kg है, तो नीचे की तरफ 500 न्यूटन लगेगा एंड इस पे आना इस वाले फ्लोर से नॉर्मल लगेगा Na। तो जितना ये फ्लोर इसके ऊपर Na लगाएगा उतना ही ये जो पर्सन है इस फ्लोर पे Na लगाएगा। अब देखो ये आना इस रस्सी को ऐसे खींच रहा है, रस्सी को ऐसे खींच रहा है, तो इस पर्सन पे आना इस रस्सी पे टेंशन लगेगा ऐसे नीचे की तरफ। यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसका mg नीचे की तरफ लगेगा 250 न्यूटन एंड इस पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 250 न्यूटन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इस पर्सन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इस पर्सन पे आना नीचे की तरफ 500 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ टेंशन लग रहा है एंड ऊपर की तरफ Na लग रहा है, तो यहाँ पे Na इज इक्वल टू 500 प्लस t, तो यहाँ पे 500 प्लस 250, Na की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 750 न्यूटन हमारे पास में आ जाएगी। Na यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन पर्सन एंड जितना फ्लोर लगा रहा है उतना ही यहाँ पे ये पर्सन लगाएगा फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर के ऊपर कितना नॉर्मल लग रहा है 750। अब देखो सेकंड केस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से खींच रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ 500 लगेगा, यहाँ पे मान लो फ्लोर कितना नॉर्मल दे रहा है एंड भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे टेंशन आना यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे एक पुली से होकर आ रही है, तो पुली यहाँ पे काम को आसान कर देगी। यहाँ पे ये टेंशन है, ये ब्लॉक रेस्ट में है, टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 250 के इक्वल हो जाएगी। अब देखो इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो ऊपर की तरफ एनबी लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इस एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एनबी प्लस टी इज इक्वल टू 500, तो एनबी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 250 न्यूटन, तो नॉर्मल फोर्स अप्लाइड ऑन द फ्लोर बाय द पर्सन 250 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो फर्स्ट केस के अंदर जो नॉर्मल है वो 700 को एक्सीड कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल कितना हो सकता है फ्लोर का 700, ये 750 है, तो यहाँ पे आना फ्लोर कोलैप्स कर जाएगा, तो ये पर्सन के लिए सुटेबल केस नहीं है। यहाँ पे ये 250 है ना, ये मैक्सिमम नॉर्मल से कम है, तो ये सुटेबल यहाँ पे केस हमारा बन जाएगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए मंकी ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स ऑन रोप or which can stand a maximum tension of 600 Newton, in which of the following case will the rope break? हमें बताना है कि कौन से केस में यहाँ पे रोप ब्रेक कर जाएगी। मतलब यहाँ पे हम रोप के अंदर टेंशन निकालेंगे, टेंशन की वैल्यू अगर 600 को एक्सीड करती है तो यहाँ पे जो रस्सी है ना वो टूट जाएगी। तो पहले केस में है ना क्लाइम्स, जो मंकी है वो क्लाइम कर रहा है एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये हमारे पास में केस ए है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये मंकी है जिसका मास यहाँ पे 40 kg दिया गया है, तो नीचे की तरफ कितना लगेगा mg 400 न्यूटन, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा एंड इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ना इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम से हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं t माइनस 400 इज इक्वल टू ma की वैल्यू m40 है, a यहाँ पे 6 है, तो टेंशन यहाँ पे आ जाएगा 640 न्यूटन। अब देखो 640 न्यूटन आ रहा है ना, 640 न्यूटन एंड ये रस्सी मैक्सिमम कितना टेंशन सस्टेन कर सकती है 600 न्यूटन कर सकती है, ये 640 आ रहा है, तो यहाँ पे रस्सी ब्रेक कर जाएगी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन में रस्सी ब्रेक कर जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर। सेकंड वाले में यहाँ पे ये जो मंकी है इस पे नीचे की तरफ 400 न्यूटन लग रहा है mg एंड इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 है, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी 400 माइनस t इज इक्वल टू ma, तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा 240 न्यूटन जो कि 600 से कम है, तो यहाँ पे रस्सी ब्रेक नहीं होगी। फिर आ जाते हैं इसके अंदर जहां पे ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 400, टेंशन यहाँ पे 400 के इक्वल हो जाएगा जो कि t मैक्सिमम से कम है, क्योंकि t मैक्सिमम 600 है, तो यहाँ पे भी रस्सी ब्रेक नहीं होगी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ये नीचे की तरफ आना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 400 माइनस t इज इक्वल टू mg दैट इज 400, तो यहाँ पे इस केस में टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहाँ पे भी रस्सी जो है ना वो ब्रेक नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, टू बॉडीज a एंड b ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर
रेस्ट ऑन टेबल अगेंस्ट ए रिजिड वॉल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज गिवन टेबल इज दिस एंड ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू ए, व्हाट आर द, पहले क्वेश्चन में हमें बताना है द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन यहाँ पे क्या है, ये जो वॉल है ना इसको पार्टीशन बोला है यहाँ पे, है ना, ये वॉल यहाँ पे है, ये सिस्टम यहाँ पे, तो इन दोनों के गैप को यहाँ पे पार्टीशन बोला है। द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल is removed, does the answer to be changed when the bodies are in motion, ignore the difference between mu s and mu k। तो बेसिकली हमें mu s is equal to mu k यहाँ पे कंसीडर करना है। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 सेक्शन है जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। ma का मास दिया गया है, mb का मास दिया गया है, mu यहाँ पे दिया गया, फोर्स अप्लाइड दिया गया 200 न्यूटन, द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक सिस्टम इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वॉल है, ये यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग है ना इस पे कितना 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लॉक ए के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, ब्लॉक बी के ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि हम लोग फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, ये जो ब्लॉक है इनके मोशन करने की टेंडेंसी राइट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। एंड ये जो पार्टीशन है वॉल से यहाँ पे कितना नॉर्मल लग रहा है, एन नॉर्मल लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम द एबीडी ऑफ ब्लॉक सिस्टम, दोनों से हम राइट वाले डायरेक्शन में क्या लग रहा है, यहाँ पे सॉरी राइट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे 200 न्यूटन लग रहा है, एंड लेफ्ट वाले डायरेक्शन में यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है एंड ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे सिस्टम रेस्ट में है, इसका मतलब ये तीनों फोर्स किसके बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 200 को, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे 177.9.5 न्यूटन हमारे पास में निकल के आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे FL1 FL2, F लिमिटिंग फ्रिक्शन सबको निकालना आता है, तो ये म्यू Na क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये Na नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे MAG, Na की वैल्यू निकाल सकते हैं, NB की वैल्यू निकाल सकते हैं, F लिमिटिंग 7.5 न्यूटन आएगा, F लिमिटिंग टू यहाँ पे 50 न्यूटन हमारे पास में निकल के आएगा। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन A एंड B, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, अब हमने ये निकाल लिया, अब देखो ये A एंड B के बीच में मान लेते हैं कि कितना एक्शन रिएक्शन है, कितना नॉर्मल लग रहा है, N1 लग रहा है, मतलब A B पे इधर लगा रहा है, B A पे इधर लगाएगा। अब ये देखो A है ना रेस्ट में है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो A हमारे पास में यहाँ पे रेस्ट में है, इस पे आना N1 इस वाले डायरेक्शन से लग रहा है, इधर वाले डायरेक्शन से यहाँ पे 200 न्यूटन लग रहा है, एंड यहाँ पे आना लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, किसका 1 का, हमें 1 का लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है, एंड जिसकी वैल्यू 7.5 है। अब ये A रेस्ट में है तो ये इसको बैलेंस करना चाहिए, तो यहाँ पे N1 इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, एंड यहाँ पे 200 माइनस FL1 हमारे पास में आ जाएगा, तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 192.5 न्यूटन, हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, N1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड इतना ही नॉर्मल किस पे लगेगा, ये इतना ही नॉर्मल किस पे लगेगा, बी पे लगेगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे अगर इस दीवार को हटा दिया जाए, तो अगर मैं इस दीवार को हटा दूंगा तो ऑब्वियसली ये सिस्टम इस वाले डायरेक्शन में किसी ना किसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एंड इनके बीच में आना नॉर्मल मान लेते हैं एन डेस एंड एन डेस है, मतलब इस वाले डायरेक्शन में ए बी पे लगा रहा है, इस वाले डायरेक्शन में बी ए पे लगा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस वाले डायरेक्शन में मूव करेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू इनटू Na, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, ये कितना आ जाएगा 15। ओके, जब म्यू s एंड म्यू के सेम होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हेन वॉल इज रिमूव्ड बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट फोर्स कितना लग रहा है 200 इस वाले डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन इस वाले डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो 200 माइनस Fk1 माइनस Fk2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा 11.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फ्रॉम द एफबीडी ऑफ ए, अगर मैं इस ए का एफबीडी बनाऊं तो मेरे पास में यहाँ पे एंड डेस उनके बीच में लगने वाला रिएक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 133.35 न्यूटन हमारे पास में निकल के आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 15 kg इज प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग ट्रॉली, the coefficient of static friction between the block and the trolley is 0.18, the trolley accelerates from rest with this for 20 seconds and then move with uniform velocity, discuss the motion of the block as viewed by a stationary observer on the ground and observer moving with the ट्रॉली। ये हमें बताना है कि एक बार ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे कंसीडर करना है, एक बार ऑब्जर्वर को ट्रॉली के अंदर कंसीडर करना है। तो अगर ट्रॉली एक्सेलरेटेड हो रही है एंड ऑब्जर्वर उसके अंदर है, तो पार्टिकल पे यहाँ पे स्यूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर है। तो व्यूड बाई ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे हमारे पास में, ये हमारे पास में एक ट्रॉली है जो इस वाले डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले थे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन, तो यहाँ पे 0.18 इंटू 150, ये ब्लॉक है, मास 15 kg दिया गया है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा mg, तो नॉर्मल की वैल्यू 150 न्यूटन आ जाएगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है 27 न्यूटन। ओके, अब देखो जो पर्सन यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, इस पर्सन को क्या दिखेगा, ये जो ब्लॉक है ना ट्रक के साथ चल रहा है, ब्लॉक ट्रक के साथ चल रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक का जितना एक्सेलरेशन है
उतना ही ट्रक का एक्सेलरेशन होना चाहिए, या ट्रक का जितना एक्सेलरेशन है उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होना चाहिए। एंड इस ब्लॉक को इस वाले डायरेक्शन में कौन चला रहा है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन चला रहा है, ये फ्रिक्शन यहाँ पे इसको चला रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रॉम द एबीडी ऑफ ब्लॉक फ्रिक्शन की वैल्यू ma 15 इंटू 0.5 7.5 न्यूटन निकल के आती है। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना ये 7.5 न्यूटन है। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ये इस ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे ये ट्रक के साथ में इधर आना इतने ही एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। कितने सेकंड तक? 20 सेकंड तक। अब उसके बाद में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। सो एफ आर इज लेस देन एफ एल, तो ब्लॉक विल रिमेन रेस्ट ऑन द ट्रॉली। ठीक है। So t is equal to 0 to t is equal to 20 second. Block is at rest with respect to trolley. That means block is moving with same acceleration of the trolley with respect to observer. तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कितना है? Fr is equal to 7.5 न्यूटन उसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि आफ्टर 20 सेकंड क्या होगा, 20 सेकंड के बाद में क्या होगा? ट्रक मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ट्रक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो t is equal to 20 सेकंड पे जितनी वेलोसिटी ट्रक की होगी उतनी वेलोसिटी किसकी होगी? यहाँ पे ब्लॉक की होगी। अब दोनों आना कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करेंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे ट्रक मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वीबी इज इक्वल टू ब्लॉक की वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी जो कि ट्रक की वेलोसिटी है। दिस ब्लॉक इज मूविंग विद ट्रॉली विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, तो उनके बीच में फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो फ्रिक्शन लगेगा। फिर आ जाते हैं व्हेन एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली, ऑब्जर्वर ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर अब ट्रॉली के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसके ऊपर यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो सूडो फोर्स कितना होगा? ma, ए यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन है ट्रॉली का, आप लोगों को सूडो फोर्स निकालना आता है, 15 मास है इंटू 0.5, तो एफपी सूडो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी 7.5 न्यूटन। एंड ये जो सूडो फोर्स है ये लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पे स्लाइड नहीं करेगा इस ट्रॉली के ऊपर। सो एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एनजी, एफ लिमिटिंग 27 न्यूटन है। सो एफपी सूडो फोर्स की वैल्यू एफ लिमिटिंग से कम है, सो ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड अप्लाइड फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे एफ आर इज इक्वल टू ma, दैट इज फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 7.5 न्यूटन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। इस क्वेश्चन में इसका भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द रेयर साइड ऑफ ए ट्रक इज ओपन, मतलब ये ओपन है, यहाँ पे बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज shown in the figure. The coefficient of friction between this is given on a straight road. The truck starts from rest and accelerates 20 meter per second. At what distance from the starting point does the box fall of the ground? मतलब बोला है कि यहाँ पे जब बॉक्स फॉल करेगा, बॉक्स जब ग्राउंड से फॉल करेगा उस टाइम पे ट्रक कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर चुका होगा वो हमें बताना है। म्यू गिवन है d, ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस को यहाँ पे d बोला गया है। m गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक गिवन है, तो यहाँ पे इस वाले डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग है ना यहाँ पे यहाँ से इस मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर अगर इस ट्रक के अंदर है तो यहाँ पे इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा ma ट्रक, एंड आगे वाले डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा? अब देखो यहाँ पे ब्लॉक चलेगा तो इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू एन, दैट इज इक्वल टू म्यू mg। एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में आएगा, कैसे निकालोगे? m80 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? मास ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ट्रक के रेस्पेक्ट में। एंड ये आना, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे पहुंचेगा मान ले टी टाइम में, तो टी टाइम में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? डी डिस्टेंस कवर कर ली। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे है, यहाँ पे टी टाइम में पहुंचेगा, तो टाइम टेकन बाई बॉक्स टू फॉल s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ abt स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू यहाँ पे d, s मतलब d है यहाँ पे, d डिस्टेंस, ओके, s मतलब यहाँ पे क्या है? d, और ये 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 1/2 सारी वैल्यू पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू √20 सेकंड हमारे पास में निकल के आएगा। मतलब √20 सेकंड बाद में यहाँ पे ब्लॉक है नहीं गिर जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक व्हेन बॉक्स फॉल डाउन इन √20 सेकंड। अब ट्रक का एक्सेलरेशन है, ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इज इक्वल टू ut t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक 0 है, 80 ट्रक का एक्सेलरेशन दिया गया है, सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारे पास में st कितना निकल के आ जाएगा? 20 मीटर हमारे पास में निकल के आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है? ए डिस्क रिवॉल्व्स विथ दिस एंगुलर वेलोसिटी हैज ए रेडियस ऑफ दिस टू कॉइन्स आर प्लेस्ड एट 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ friction between the coin and record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? रिकॉर्ड मतलब यहाँ पे बेसिकली ये जो यहाँ पे डिस्क है ना इसको बोला गया है। अब ध्यान से देखो, एक कॉइन यहाँ पे R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक कॉइन यहाँ पे R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है।
इसका रेडियस, डिस्क का रेडियस कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ओमेगा 33 1/2 रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया गया है। एंड रिवॉल्यूशन पर मिनट को आप लोगों को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि रेडियन पर सेकंड है ना वो एंगुलर वेलोसिटी की ऐसा यूनिट है। तो हम इस ओमेगा को यहाँ पे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा 10/9 पाई रेडियन पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे म्यू दिया हुआ है 0.15, R1 यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, R2 यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ पे ओमेगा से घूम रही है तो ये वाला जो यहाँ पे हमारे पास में, ये वाला जो हमारे पास में कॉइन है, इस कॉइन पे इस वाले डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर R1, एंड उसको कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन बैलेंस करेगा, जो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई। इन द सेम वे ये वाला जो ब्लॉक, ये वाला जो कॉइन है यहाँ पे, इस पे बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर R2 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड इसको कौन बैलेंस करेगा, इसके अंदर की तरफ लगने वाला लिमिटिंग। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिमिटिंग फोर्स को एक्सीड करता है तो फिर कॉइन वहां पे स्लाइड कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे FL1 एंड FL2 दोनों सेम होगा म्यू mg, तो यहाँ पे FL1 FL2 0.15 mg, g की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो ये आ जाएगा 1.5 m। ठीक है, दोनों कॉइन का मास यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे FL1 FL2 की वैल्यू 1.5 m की फॉर्म में हमने आंसर निकाल लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं m ओमेगा स्क्वायर R1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा हमने ऊपर निकाला 10/9 पाई, ये वैल्यू पुट किया, एंड ये क्या है R1 यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दे रखा है, उसको मीटर में 0.04 लिख दिया। इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों के पास में ये जो आता है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो 0.49 m आता है। मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो फर्स्ट कॉइन का है वो लिमिटिंग से कम है, तो यहाँ पे कॉइन स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन सेकंड केस में देखते हैं, m ये ओमेगा स्क्वायर है, r यहाँ पे 0.14 मीटर हो जाएगा, ये आता है 1.7 मीटर। अब देखो इस सेकंड कॉइन के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो लिमिटिंग से ज्यादा आ रहा है 1.7, लिमिटिंग यहाँ पे 1.5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड कॉइन जो है ना वो स्लाइड कर जाएगा। तो FL1 इज ग्रेटर देन f ओमेगा स्क्वायर R1, कॉइन विल रिवॉल्व अलोंग विद द रिकॉर्ड। FL2 यहाँ पे f, एक मिनट, ये ऐसा आएगा। ओके, यहाँ पे FL2 जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे जो कॉइन है ना वो यहाँ पे क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे a 70 kg man stands in contact against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3 meter rotating with its vertical axis with 200 revolution per minute. The coefficient of friction between the wall and his clothing is this. What is the minimum rotational speed of the cylinder to enable the man to remain stuck to the wall without failing? अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से सिमिलर क्वेश्चन जो है ना इस बार जेईई मेन के अंदर पूछा गया था। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे एक पर्सन का मास दिया गया है, यहाँ पे रेडियस दिया गया है, ये सिलेंडर जो है उसकी, यहाँ पे इसका ओमेगा दिया गया है 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको रेडियन पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20/3 पाई रेडियन पर सेकंड। म्यू यहाँ पे दिया गया है 0.15। अब देखो ये पर्सन है यहाँ पे, तो ये पर्सन रेस्ट में रहना चाहिए, बेसिकली है, तो इस पर्सन का mg नीचे लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए जो काउंटर फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल। अब ये अगर घूम रहा है, ये सिलेंडर अगर घूम रहा है, तो ये पर्सन भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, एंड इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, नॉर्मल से मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर मिनिमम r कर देते हैं, मान लेते हैं मिनिमम ओमेगा है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर मिनिमम r, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ लिमिटिंग लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो ये लिमिटिंग mg को बैलेंस करेगा, तो म्यू n इज इक्वल टू mg आ जाएगा। n की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन निकल के आएगी, यहाँ से ओमेगा मिनिमम आ जाएगा रूट g बाई म्यू r, तो ओमेगा मिनिमम यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, रूट ये जो भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद में ओमेगा मिनिमम कितना निकल के आ जाएगा, 4.7 रेडियन पर सेकंड, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग इस लेक्चर के सबसे लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्या देगा, ए थिन सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर with an angular frequency omega so that a small bead on the wire loop remains at its lowermost point, and for this अगर ओमेगा की वैल्यू इससे कम होती है तो वो बीड वहां पे रहता है लोअर मोस्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द सेंटर टू द बीड विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस। अगर ओमेगा की वैल्यू ये हो जाए तो उस केस में यहाँ पे एंगल कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये हमारे पास में एक सर्कुलर लूप है, क्वेश्चन समझाता हूं, एंड ये वाला सर्कुलर लूप है ना, ये यहाँ पे एक डायमीटर से एक एक्सिस पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इस वर्टिकल जो डायमीटर है इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पे ये बीड है हमारे पास में, इस बीड पे ध्यान से देखो, ये बीड है ना कॉन्टेक्ट में है सर्कुलर लूप के, तो इस वाले डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल।
है ना, जो नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से, नीचे की तरफ लगेगा mg। अब ये जो नॉर्मल है इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा n cos थीटा, एक हो जाएगा n sin थीटा। अब यहां पे देखो, अगर ये वाला लूप है ना इसके अबाउट घूम रहा है, अगर ये वाला लूप है ना इसके इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब ये जो बीड है ना यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगा ऐसे, ये चीज समझने की जरूरत है, ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, इसकी रेडियस, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस में r कंसीडर कर लेता हूं, तो यहाँ पे देखो ये है ना ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस मैंने स्मॉल r कंसीडर कर ली, तो ये जो है ना यहाँ पे बीड, इसके अंदर की तरफ लगेगा n sin थीटा यहाँ पे, एंड बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, n cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगा mg नीचे की तरफ, तो यहाँ पे n cos थीटा mg को बैलेंस कर देगा, n sin थीटा यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r को बैलेंस कर देगा। एंड यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्मॉल r है, ये यहाँ पे कैपिटल R है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा हमारे पास में निकल के आ जाएगा, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर देंगे, तो साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा बाई mg हमारे पास में आ जाएगा। तो हमारे पास में ये इक्वेशन निकल के आएगी ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा इज इक्वल टू g। अब देखो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर r, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, g हमारे पास में हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा लेस देन कितना आ जाएगा, रूट g बाई r, एंड यही फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया कि इसको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग, बीड विल रिमेन एट रेस्ट लोवेस्ट पॉइंट। अगर ओमेगा इस चीज को फॉलो कर रहा है तो जो बीड है ना वो यहाँ पे जो लोअर पॉइंट है ना उस पे रेस्ट में रहेगा। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, अगर ओमेगा इतना कर दिया जाए तो क्या होगा। अब देखो n cos थीटा इज इक्वल टू mg है, n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास में ये निकल के आएगा cos थीटा इज इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर r निकल के आएगा। एंड ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पे ये कंसीडर करनी है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट 2g बाई r कंसीडर करना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, r से r कैंसिल होगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हमारे पास में निकल के आएगा। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई होप आप लोगों को मैंने इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। ठीक है।